हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं कारवां। जब किसी इंसान का परिचय दिया जाता है तो उसकी उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं। उपलब्धियों को देखकर हम तय करते हैं कि इंसान का ओहदा क्या है, सोच कैसी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित भाव से जीते हैं। इतना समर्पण भाव कि दुनिया की कोई भी उपलब्धि इस समर्पण के सामने छोटी लगने लगती है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने निजी जीवन की उलझनों से आगे बढ़कर समाज एवं देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। एक स्पोर्ट्स कोच रह चुके हैं। इनके हाथों से बहुत से एथलीट तैयार हुए हैं। चूरू जिला स्टेडियम में एक लंबी सेवा दी है। एक पंक्ति में परिचय दिया जाए तो नाम है ईश्वर सिंह जी लांबा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए। शिक्षा मेरी ग्रामीण स्तर पे रही है। 5वीं तक मैं गांव में पढ़ा और 8वीं क्लास में मैं टमकोर, जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है, सड़क का कोई साधन नहीं था, कच्चे रास्ते पे हम जाते थे। 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक टमकोर में पढ़ा और उसके बाद मैंने 11वीं में राजगढ़ में एडमिशन लिया और कॉलेज जो एजुकेशन है वो लोहिया कॉलेज चूरू से की। अच्छा। आपका स्पोर्ट्स और फिटनेस जैसी चीज़ों के प्रति झुकाव कैसे हुआ? मैं दरअसल में क्या है, स्पोर्ट्स के बारे में ना तो मेरे को कभी कोई जानकारी थी और ना ही मेरा इस साइड में कोई इंटरेस्ट था। गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। 1984 में जब मैं कॉलेज में आया तब मेरा जो प्रैक्टिस करते थे उन खिलाड़ियों से परिचय हुआ। 1982 में एशियाड 82 हुए जो दिल्ली में हुए थे, तो 20 किलोमीटर पैदल चाल में इंडिया के चांदराम ने गोल्ड मेडल लिया था। तब से मेरी इच्छा थी कि चलने को तो मैं भी चल सकता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला चलने का। पहला मौका मिला मेरे को 1984 में। इंटर कॉलेज में मैंने भाग लिया। इंटर कॉलेज में चिड़ावा हुई, मैं यूं ही गया था 2-3 दिन पहले और मैं सेकंड आ गया जी। आगे ऑल इंडिया इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा आ गया। अगले साल मैंने 15 दिन मेहनत की तो मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हो गया 1985 में। फिर हमारी जो इंटर कॉलेज प्रतियोगिता हुई जयपुर में हुई और जयपुर में मैंने अच्छा परफॉर्म किया जी। और ऑल इंडिया इंटर्नशिप पंतनगर हुई नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया। पहली बार मैं गया, पहली बार ही गोल्ड मेडल आया। राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटियाँ गई थी उसमें। उस टाइम 3 ही यूनिवर्सिटी होती थी राजस्थान में, अब तो काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं। मेरा एकमात्र गोल्ड मेडल मेरा ही था राजस्थान की तरफ से। फिर मैं अगले साल फिर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड मेरा करीब 25 साल रहा। और ऑल इंडिया इंटरनेशनल इलाहाबाद हुई, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में। उसके बाद मैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उस टाइम NSNIS था, उस हॉस्टल में रहा और इंडिया कैंप में भी मैं सेलेक्ट हुआ। मैं कलकत्ता इंडिया कैंप में रहा कुछ दिन, लेकिन वहाँ बीमार होने की वजह से मुझे कैंप बीच में छोड़ना पड़ा। और उसी दौरान मैंने इंडियन रेलवे की भी ट्रायल दी तो ऑल इंडिया रेलवे में मैं सिल्वर मेडल आया मेरा। और इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा और आखिर में मैं 89 में पटियाला से मैंने कोच की ट्रेनिंग की। सर, आपकी झोली में बहुत सी उपलब्धियां हैं और उनमें से एक उपलब्धि ये भी है कि आपके हाथों से बहुत से एथलीट तैयार हुए हैं। तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं। 91 में मैंने एज ए कोच बाड़मेर ज्वाइन किया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से। बाड़मेर में करीब 2 साल रहा। उसके बाद मैं चूरू आ गया। चूरू फिर राजल देसर को युवा भारती स्टेडियम है, वो ले गए मेरे को। 7-8 साल मैं वहाँ रहा और करीब 2001 में मैं चूरू आ गया। चूरू में उस वक्त स्टेडियम बनाई था नया और ट्रैक मिट्टी का था और बच्चों ने संपर्क किया, वो मेरे साथ जुड़ना चाह रहे थे। मैंने उनको प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। तो इंटर कॉलेज में हमारे काफ़ी अचीवमेंट लोहिया कॉलेज और बालिका कॉलेज की तरफ से खूब बच्चों के मेडल आते रहे और जो मेडल आए त्यों दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलता रहा और काफ़ी संख्या में लड़कियां जो कोई पुलिस में भर्ती हो गया, कोई फौज में हो गया, कोई फिजिकल टीचर लग गया, कोई कोच लग गया। इस तरह काफ़ी संख्या में मैंने खिलाड़ी तैयार किए। करीब ये देख लो 2001 से मैं यहाँ चूरू स्टेडियम में
अभ्यास करवाता रहा और काफ़ी दिनों तक अच्छे रिजल्ट भी मिले। उसके बाद मेरे को मेरा ट्रांसफ़र हुआ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में करीब 12 महीने के करीब रहा और थोड़ा सा बीच में मैं बता दूं, 2001 से मैंने यहाँ स्टेडियम की हालत बहुत ख़राब थी। कंटीले जो झाड़ियाँ थी वो थी, किंकर के पेड़ थे। मैंने खिलाड़ियों से संपर्क किया, खिलाड़ियों को यहाँ स्टेडियम में रखा, उनको टारगेट दिया कि आपको एक एक पौधा लगाना है सबको। तो उस टाइम बाकी तो कोई साधन नहीं था, दीवार नहीं थी, तो हमने किंकरों के झाड़ियों के वो टहनियाँ काट काट कर पौधों की सुरक्षा की और सब ने पौधे लगाए। वो आज बहुत बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं। और उसके बाद भारत विकास परिषद से हम जुड़े। भारत विकास परिषद और सब खिलाड़ियों ने एक एक जो यहाँ स्टेडियम से जुड़े हुए थे सब ने एक एक ट्री गार्ड दिया कर 95 ट्री गार्ड हमने इकट्ठे किए और 95 हमने पौधे लगाए। उसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया सवाई माधोपुर। मैं करीब सवाई माधोपुर 1.5 साल के करीब रहा और 1.5 साल उस बाद में झुंझुनू हुआ। झुंझुनू भी मैं करीब 1.5 साल। सर, चूरू जिला स्टेडियम में आपके कार्यकाल में कुछ बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। करीब 2015 में मैं यहाँ चूरू आया वापस। चूरू आने के बाद मैंने प्लानिंग की कि इस स्टेडियम का कैसे कल्याण हो, कैसे इसमें अपन दे सकते हैं। तो उसी दौरान हम जो भी सरकारी योजनाएं हैं, बजट घोषणा की, उसमें हमने 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। 2.25 करोड़ रुपए में हमारा बास्केटबॉल कोर्ट और कुछ स्टिंग स्टेप्स, चेंज रूम और टॉयलेट ब्लॉक वगैरह ये हमने बनवाए। और ये पीछे जो पेविलियन देख रहे हैं वो भी 2.25 करोड़ का बना हुआ है, इसी का एक पार्ट है ये। तो उसके बाद फिर एमपी साहब जो राहुल जी कस्वा हैं, माननीय सांसद, उनके संपर्क में आए तो वो काफ़ी खेलों के प्रति उनका बहुत ही अच्छा रुझान था। उन्होंने अपने यहाँ टेबल टेनिस सेंटर खुलवाया भारतीय खेल प्राधिकरण का और रोड बनवाई, इंटरलॉक रोड बनवाई। फिर मैंने प्रस्ताव रखा, मैंने कहा साहब यहाँ एक सिंथेटिक ट्रैक की आवश्यकता है। तो उन्होंने मेरा प्रपोजल स्वीकार किया। भारतीय खेल प्राधिकरण में उन्होंने चर्चा की और 6 करोड़ 30 लाख रुपए उन्हें स्वीकृत करवाए। आज आप ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान का पहला सिंथेटिक ट्रैक क्लास 1 जो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसी स्टेडियम चूरू में निर्मित है। और ये जो ट्रैक है राजस्थान का तो पहला है ही है, लेकिन हिंदुस्तान के गिने चुने जो एथलेटिक ट्रैक हैं उनमें से इसका नंबर आता है इस ट्रैक का। तो ये ट्रैक बनने के बाद काफ़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं, सेना के भी आ रहे हैं, नेवी, राज राइफल और जाट रेजिमेंट और जेडी, ये इस तरह के आते रहते हैं, ग्रुप के ग्रुप आते रहते हैं। और बाहर के जो भी लड़के हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से तो खैर आ ही रहे हैं। पहले यहाँ के लड़कों को बाहर जाना पड़ता था, अब बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ लड़के प्रैक्टिस करते हैं और शानदार रिजल्ट आएगा आगे आने वाले टाइम में। और एमपी साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें इस तरह का ये चूरू में ये तोहफा दिया है। इसके साथ साथ हमने एक काम और किया, पेड़ पौधों का हमने विकास करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से, व्यक्तियों से हमने जुड़ाव किया। तो लॉयंस क्लब को हमने मांग रखी कि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में लड़कियाँ आते हैं, उनके पीने की पानी की व्यवस्था, तो उन्होंने अपने बढ़िया फर्स्ट क्लास एक प्याऊ बना के दी है जिसमें वाटर कूलर लगे हैं। और फिर पर्यावरण प्रेमी जुड़े हमारे साथ, उन्होंने बूंद बूंद सिंचाई से अपना अलग अलग एरिया गोद ले लिया। हेमंत जी सोनी ने 2 ब्लॉक गोद लिए हैं, SBI बैंक ने भी 2 ब्लॉक गोद लिए हैं और एक ब्लॉक लॉयंस क्लब ने गोद लिया है। और एक सीताराम जी यहाँ एक चोटिया आते हैं टेबल टेनिस खेलने के लिए, उन्होंने अपने जन्मदिन पे एक ब्लॉक उन्होंने गोद लिया। पूरा स्टेडियम एकदम हरा भरा है। इसमें कहीं भी पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो बहुत शानदार ये जगह है। सर, जब हम मेडल्स पे बात आती है
तो हम खुद को बहुत पीछे पाते हैं इंटरनेशनल स्तर पे, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रतियोगिताएं हों, ओलंपिक्स हों, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो। क्या कारक हैं इसके? बस कारण यही है, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें इस तरह की ट्रैक हर ज़िले में होनी चाहिए। जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ रिजल्ट आते हैं, हर ज़िले में, हर बड़ी सिटी में इस तरह के ट्रैक हैं। अब राजस्थान में कुल ये चौथा ट्रैक है। बाकी 3 जो ट्रैक हैं वो क्लास 2 हैं, ये क्लास 1 है। अच्छा। तो जब तक खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिलेगी, अभी यहाँ ये ट्रैक बन गया, 28 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था 2020 को। अच्छा। और माननीय खेल मंत्री जी किरण रिजिजू जी यहाँ इसका उद्घाटन करके गए थे। अच्छा। उन्होंने हमें इस ट्रैक में लगभग 1 करोड़ रुपए की खेल सामग्री देने का वादा किया था। जी जी। लेकिन कोविड काल की वजह से वो खेल सामग्री आ नहीं पाई। अच्छा। प्रैक्टिस तो करते हैं बच्चे, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जो खेल सामग्री चाहिए वो खेल सामग्री हमारे पास अभी है नहीं। तो बिना खेल सामग्री के अभाव में जो रिजल्ट अपन अपेक्षा करें कि ये रिजल्ट आना चाहिए, वो आना संभव नहीं है। आपने बताया कि सुविधाओं के अभाव से हम मेडल नहीं प्राप्त, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ क्या इसका कारण है पिछड़ने का? क्योंकि आजकल यूथ है वो मोबाइल्स पे गेम खेलना ज़्यादा पसंद करता है, न कि फिजिकली। दरअसल में क्या है, ये मोबाइल वाली बात भी सही है। पहले लोग टीवी के आगे बैठे रहते थे, अब मोबाइल देखते रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लोगों का रुझान कम है। अब धीरे धीरे जब अपने यहाँ रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुआ है, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड में, तो लोगों का स्पोर्ट्स के प्रति अभी रुझान बढ़ा है। काफ़ी संख्या में खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, मेहनत भी करते हैं। और देखो, रिजल्ट आने में वक्त लगता है। बहुत तपस्या के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिजल्ट आता है। आप नीरज चोपड़ा को देख लीजिए। नीरज चोपड़ा 22 साल की उम्र में ओलंपिक में आज तक के इतिहास में पहला मेडल है उसका। लेकिन उसने बड़ा ढंग से प्रैक्टिस की है, उसने विदेशों में भी ट्रेनिंग की है, और जो भी तकनीक खेलों से संबंधित हैं उन सब तकनीक का उन्होंने उपयोग किया है, तो रिजल्ट भी आया। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी नज़र? अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए एक तो माता पिता का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसको डाइट अच्छी चाहिए, खेल मैदान बढ़िया चाहिए, और बढ़िया कोच चाहिए। तो अगर ये सारी बातें होंगी तो फिर रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा। समाज में थोड़ी स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता कम है, तो एक सवाल ये भी रहता है कि स्टार्ट कैसे किया जाए, कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और मौका कैसे मिलेगा? एक वक्त ऐसा था कि हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। खेलों के प्रति रुझान बिल्कुल नहीं था। जो बच्चा अगर अपनी इच्छा भी व्यक्त करता कि मैं इस खेल की तैयारी करूँगा, तो भी उसकी इच्छाओं को उसके माँ बाप दबा देते थे। तो अब जब उनका क्रेज़ कम हुआ है, मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन का क्रेज़ कम हुआ है, तो स्पोर्ट्स के प्रति रुझान अब बढ़ा है। हाँ, अब रुझान बढ़ने से ही रिजल्ट भी आएगा। जब काफ़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ आएंगे, आपस में कंपटीशन होगा, तो उसमें से बढ़िया खिलाड़ी भी निकलेंगे। एक सवाल सर ये था कि मतलब अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो कितनी उम्र में आपको मतलब तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? दरअसल में क्या है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जैसे जिम्नास्टिक है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, उसमें 8 साल की उम्र में बच्चों को शुरू कर देना चाहिए, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जो भी है 10-12 साल की उम्र में आप कोई भी गेम में आप भाग ले सकते हैं। आजकल तो और छोटी उम्र में भी लेने लगे, जैसे अपने शूटिंग रेंज है, इसमें छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आर्चरी में कर रहे हैं, टेबल टेनिस है। और तो एज ये मान लो कि जब 8 साल का बच्चा इंटरेस्ट अपना दिखाना शुरू कर देगा, तो 10-12 और 15 साल होते होते उसको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया एज है स्पोर्ट्स के प्रति लगाव अगर हो जाए किसी का, तो रिजल्ट भी आएंगे। सर, आपने डाइट पे बात की कि डाइट अच्छी मिलनी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा खान पान की उपयोगिता के बारे में बताएं, क्योंकि आजकल जंक फूड, फास्ट फूड का ज़माना है और युवा इसके प्रति थोड़े ज़्यादा ही आकर्षित हैं। देखो, खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जंक फूड या फास्ट फूड, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी, और आप देसी खान पान काम में लें, बढ़िया फ्रूट और जूस वगैरह इसका उपयोग करें,
जी। तो यही है परफॉर्मेंस, इसी से आएगी। बाकी जंक फूड अगर खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा। ज़्यादातर बच्चों की ये हालत होती है कि उनको गार्जियन टोकते नहीं हैं, और जो एक एक दो दो बच्चे हैं आजकल सबके, तो जो बच्चा मांगता है उसकी मांग पूरी करते रहते हैं। तो बच्चों में ऐसी आदतें पड़ गई कि एक मोबाइल को लिए बैठे रहते हैं और ये चटपटी चीज़ें खाते रहते हैं। इस वजह से उनका जो शरीर है वो स्पोर्ट्समैन का जो शरीर होना चाहिए वो शरीर बन नहीं पाता उनका। शरीर थुलथुला हो जाता है, वेट बढ़ जाता है ना। तो डाइट की तरफ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सर, समाज में एक फिटनेस का इशू फ़िलहाल बहुत एक बड़ा इशू है, तो आप हमारी ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहें फिटनेस के लिए? देखो, आजकल बड़े जो शहर हैं, कस्बे हैं, उसमें लोगों में बहुत जागरूकता आई है। जगह जगह पार्क बन गए, स्टेडियम बन गए। तो पहले तो लोग बाग दिखाई नहीं देते थे, घरों से निकलते ही नहीं थे। आजकल आप पार्कों में जाके देखो, लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कोरोना काल के बाद तो और ज़्यादा बढ़ी है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, गार्जियनों का भी बढ़ा है, बच्चों का भी बढ़ा है। तो अब रिजल्ट आएंगे। जो पश्चिमी देशों में जो पहले माहौल हुआ करता था वो अब अपने यहाँ होना शुरू हुआ है। सर, मेरा अंतिम सवाल है कि आप रिटायर हो चुके हैं अभी, तो आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? क्या यहाँ पे आप स्टेडियम में सेवाएं देते रहेंगे? सांसद महोदय राहुल कसवां जी का बहुत बड़ा योगदान है स्टेडियम में। जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन उन्होंने मेरे रिटायरमेंट में एक मैसेज भेजा था कि लांबा जी, आप रिटायर सरकारी सर्विस से रिटायर हुए हैं, आप एज ए कोच रिटायर न हों, बच्चों को आप अपना आशीर्वाद दें, कोचिंग दें और उनको कुछ सिखाएं। तो मैं मेरी सेवाएं निःशुल्क मैंने देनी शुरू कर दी है। बच्चों को मैं कोचिंग करवाता हूं, और जो जो बच्चे जुड़ेंगे मैं निःशुल्क कोचिंग करवाऊंगा, उनसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लूँगा। और मैं ये दावा कर सकता हूं, जो बच्चा मेरे पास आएगा, जिसके सर पे मैं हाथ रख दूंगा, वो नेशनल में तो मेडल मार ही लेगा। ये मेरी गारंटी है। सर, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप स्वस्थ जीवन जिएं, और अगर आप ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहें। धन्यवाद आपके चैनल का, जो आपने मुझे मौका दिया। ऑडियंस से मैं यही कहूँगा कि ज़माने के साथ चलें, अपने बच्चों को खेलों के प्रति थोड़ा सा लगाव पैदा करें। उनको, छोटे बच्चों को आप खुद उनको वक्त दें, लेके आएँ। बच्चे जो यहाँ जैसे स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस करते हुए उनको दिखाएं। अलग अलग गेम, जैसे शूटिंग रेंज में कौन कैसे प्रैक्टिस करता है, जिम्नास्टिक कैसे कर रहे हैं, टेबल टेनिस कैसे खेल रहे हैं, आर्चरी कैसे है, बास्केटबॉल कैसे है, बच्चे आके देखेंगे तो उनका अपने आप खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। फालतू की आदतों से भी पीछा छूट जाएगा, और शारीरिक मेहनत करेंगे तो उनको भूख भी लगेगी। भूख लगेगी तो शरीर भी उनका बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।